नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। और मैं हूं कवीन सचान। और आज बात कंपनी संशोधन विधेयक 2019 की, जिसे लोकसभा ने आज ध्वनिमत से पारित कर दिया है। आज कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में कंपनी विधेयक में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी और जिन प्रावधानों को बदला गया है उसके मायने क्या हैं, इसका असर क्या होगा और लंबे समय से जो मांग चल रही थी क्या उसको पूरी तरीके से इन जो तमाम संशोधन है उसके ज़रिए कहीं न कहीं संशोधित करने के बाद उसमें बदलाव दिखेगा। हमारे साथ चार बेहद ख़ास मेहमान हैं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं अशोक दीक्षित हैं, सेक्रेटरी द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जयंत दास गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर WTO और साथ ही साथ फॉर्मर पॉलिसी प्लानर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। सर स्वागत है। हमारे साथ रोशनी सिन्हा हैं, एनालिस्ट हैं PRS से, आपका स्वागत है। और यतीश राजावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक मामलों पर आप लिखते हैं और नज़र रखते हैं। यतीश, आपका भी स्वागत है। शुरुआत रोशनी मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो ये अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, क्या कुछ अहम इसमें प्रावधान हैं जिनको शामिल किया गया है और पिछले एक साल में इसको लेकर कई बार प्रयास किए गए लेकिन वो संसद में पास नहीं हो पाया था। हालांकि राज्यसभा ने अभी इसे पास करना बाकी है और लोकसभा ने आज मुहर लगाई है। जी, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ पहले। तो शुरुआत अगर करें तो 2018 में अगस्त में एक कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट में कमेटी ने ये देखा था कि हम जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस हैं उनमें से कुछ ऐसे ऑफेंसेस निकाल सकते हैं जो टेक्निकल है या सिर्फ प्रोसीजरल है, जो छोटे हैं, जिनको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड ऑफिसर्स ही रिजॉल्व कर सकते हैं और पेनल्टी लागू कर सकते हैं। आइडिया इसमें ये था कि हम कोर्ट्स और जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है उन पे जो पेंडेंसी है और जितने केसेस का बर्डन है वो कैसे हल्का करे। तो उन्होंने ये एक चीज़ पे गौर किया था। एक दूसरी चीज़ कमेटी ये देख रही थी कि जो कुछ कंपनियां हैं जैसे शेल कंपनियां, जिनके ज़्यादा बिजनेस ऑपरेशंस नहीं हैं, जिनका फिजिकल एड्रेस नहीं होता कई बार, उनके लिए हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे क्रिएट करें ताकि उनका कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट हो, उनका रिक्वायरमेंट हो कि वो अपना फिजिकल ऑफिस एड्रेस रजिस्टर करे। तो ऐसे कैसे रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हैं ताकि एक वार्निंग सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए उनको पकड़ने के लिए। तो कमेटी इन चीज़ों पे गौर करके अपना अगस्त में एक रिपोर्ट लाई थी। उसके बाद कुछ ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स लाए गए थे और अलग से एक ऑर्डिनेंस लाया गया था। वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, लोकसभा में पास भी हुआ था, लेकिन उसके बाद वो लैप्स हो गया। उसके बाद दो ऑर्डिनेंसेस आए जिसके ऊपर इन ऑफेंसेस के अंदर काफ़ी प्रोविजंस डाले गए थे। तो आज जो बिल है जो पेश किया गया था और जो आज के ही दिन लोकसभा में पारित भी हो चुका है, उसमें ये दोनों का एक कंसोलिडेशन है, जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स थे और जो ऑर्डिनेंस में प्रोविजंस थे। अगर देखें उसमें तो 3 कैटेगरी के ऑफेंसेस हम बोल सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ऑफेंसेस ऐसे जो टेक्निकल है, प्रोसीजरल है, उनको कोर्ट से हटा के सेंट्रल गवर्नमेंट में डाल दिया गया है और वो उसमें पेनल्टी लागू करेगी। दूसरी चीज़ करी गई है कि जो रीजनल डायरेक्टर है वो कितने अमाउंट के ऑफेंसेस सुन सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं। वो पहले 5 लाख था, उसके ऊपर NCLT देखती थी, अब 25 लाख कर दिया है। तो NCLT के पास कम मामले आएंगे इसके ऊपर। और कुछ अप्रूविंग पावर्स थी जो फिर से NCLT से सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कोर्ट्स में थी अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी गई है। एक दूसरी तरह की आप चीज़ें देखेंगे, वो कुछ प्रोविजंस है जैसे ऑडिटर्स को अब डीबार किया जा सकता है कोई भी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर होने से। एक ऐसे कुछ प्रोविजन लाए गए हैं। फिर एक बार लाया गया है कि अगर NCLT ने कोई भी डायरेक्टर को पाया कि वो प्रॉपर या फिट नहीं है कंपनी को चलाने के लिए और उन्होंने ऐसा ऑर्डर पास किया, तो वो आदमी या वो इंसान 5 साल के लिए कोई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। और एक आखिरी प्रोविजन जिस पे मैं जल्दी बात करना चाहूँगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक CSR का प्रोविजन, जो आज के दिन में कहता है कि आपको 2% का आपका एक प्रॉफिट है कुछ कंपनियों का, उन कंपनियों को 2% का अपना प्रॉफिट CSR में डालना पड़ता है, CSR प्रोजेक्ट्स में। अब अगर उन्होंने स्पेंड नहीं किया वो CSR प्रोजेक्ट में, तो उनको सिर्फ अपने एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब बिल ये कह रहा है कि अगर आप मानिए आपका कोई अनस्पेंड अमाउंट 100 रुपये है, उसमें से 70 रुपये अगर आप कोई प्रोजेक्ट CSR प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं, तो वो कहता है कि अब जो अनस्पेंड अमाउंट है वो 70 रुपये, वो आपको 3 साल में स्पेंड करने पड़ेंगे वो प्रोजेक्ट पे। अगर आपने नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई फंड में डालना पड़ेगा। और जो बाकी 30 रुपये है जो कोई प्रोजेक्ट में टाइड नहीं है, कमिटेड नहीं है, उसको आपको इमीडिएटली 6 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जी। तो ये कुछ की प्रोविजंस हैं इस बिल के।
अशोक जी, अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के प्रोविज़न की ज़रूरत क्यों थी? क्या ये माना जाए कि अभी तक जो कंपनीज़ के मामले थे इतने ज़्यादा थे, बर्डन एनसीएलटी या कोर्ट्स पर ज़्यादा हो रहा था, उसको हल्का करने की दिशा में, और कहीं छोटे मोटी टेक्निकल दिक्कत या मैं कहूँ कि अनदेखी के चलते कई मामले पहुँच जाते थे, जिससे एक लंबा जो है मैं कहूँ कि फाइल का पुलिंदा जो है उन कोर्ट्स तक हो रहा था, उसे हल्का कर पाएंगे अब? एक्चुअली कविन जी क्या था कि जैसा कि रोशनी जी ने बताया कि जो अभी एनसीएलटी के पास में जो बहुत सारे मामलों की फहरिस्त थी, तो जो छोटे छोटे मामले थे वो जाते थे, उनका टाइम उनमें ज़्यादा वेस्ट होता था। और जो गवर्नमेंट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कोई भी चीज़ है, कोई आदमी कोर्ट में अगर ज़्यादा दिन तक दौड़ लगाएगा तो वो काम क्या करेगा। तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनको करके और 25 लाख तक की लिमिट जो रीजनल डायरेक्टर की बढ़ाई है कि वो उनको देख के और निवारण कर सकता है। तो क्या है कि एक जुडिशरी से हटा के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में इसको डाल के और ये किया, जिससे मतलब ईजी हुआ। मेन चीज़ इसकी जो ऑर्डिनेंस निकाला था और जो कमेटी की रिपोर्ट थी, जुलाई में कमेटी फार्म हुई और अगस्त में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, उसका काम ये था कि आप बेटर कॉरपोरेट गवर्नेंस कंप्लाइंस की और देश जाना चाहिए। कंपनीज में गवर्नेंस की बातें होती है बट गवर्नेंस दिखता नहीं है, इसलिए ये सारे प्रोविजंस उन्होंने डाले। अब गवर्नेंस और कंप्लाइंस ये नॉन निगोशिएबल है, दैट एवरीबडी नोज। अब उसमें टाइम वेस्ट होता था। आप किस तरीके से कोई भी चीज़ को किस तरीके से स्मूथ उसमें डालने के लिए गवर्नमेंट ने, अब जैसे फाइनेंशियल ईयर का है कि जो कंपनी हमारे विदेश में हैं उनका फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट होता है। अब गवर्नमेंट को पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका एक फाइनेंशियल ईयर निर्धारित कर दे, दैट पावर इज़ गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन हाउस एडजुडिकेशन जैसे बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। रीजनल डायरेक्टर अभी जो कंपनीज़ में जाके वहाँ पे देख सकता है उनके रिकॉर्ड की फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज कंपनी में जाके देख सकते हैं वेदर वर्क इज़ गोइंग ऑन और नॉट। तो वो और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पावर्स, उनको अरेस्ट का पावर, वो सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। दूसरा एक सबसे जो रोशनी जी ने भी उस पर बात करी कि सीएसआर का जो कंसेप्ट था उसको रियल में एक दिशा देने के लिए इन्होंने अभी जो आज जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, उसमें किया कि आपका जो अमाउंट है, जो अनस्पेंट अमाउंट है, इट हैज़ टू बी पुट इन ए डिजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ ए शेड्यूल्ड बैंक, और वहाँ पे वो चला जाएगा पैसा। और उसके बाद में भी आपने उसको अगर 3 साल में नहीं खर्च किया फॉर द पर्पज यू हैव एलोकेटेड टू सीएसआर के लिए, वो शेड्यूल 7 दिया हो, तो उसमें वो 3 फंड इन्होंने इस बार डाले हैं। उन्हीं फंड में एक क्लीन गंगा फंड है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर फंड्स प्रोवाइडेड टू टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर लोकेटेड विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन व्हिच आर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया सीएसआर की हाई पावर्ड कमेटी है, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट श्री रंजीत पांडे जी इज़ वन ऑफ द मेंबर। गवर्नमेंट में डिस्कशन चलता है कि जी जो सीएसआर का फंड साइज है इतना मतलब बढ़ गया अनस्पेंड अमाउंट, तो उसको रियल एक मतलब चैनलाइजेशन करने के लिए दिस विल पैसा पड़ा रहता था, उसको कहाँ पे खर्च करना है या उसको बैलेंस शीट में ही बस दिख रहा है। बैलेंस शीट में दिखाने का भी खेल चल रहा होगा। नहीं, दिखाने के लिए तो हम नहीं कहेंगे, अभी मतलब लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और कारपोरेट भी अभी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, बट जो रियल जो गवर्नेंस का जो ओवरऑल गवर्नेंस है उसमें सीएसआर भी आता है, तो उस पर अब काम रियल में होना शुरू हो जाएगा। दिखेगा कि ये सीएसआर फंड जिस चीज़ के लिए क्रिएट किया गया वो भाई खर्च करो, अगर नहीं करो तो उस बैंक अकाउंट में आपका जाएगा, और वहाँ पे अगर आपने उस पीरियड के बाद नहीं खर्च किया ऑटोमेटिकली इट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू दी फंड डिजिग्नेटेड इन शेड्यूल 7 ऑफ दी दैट गिवन अंडर सेक्शन 135। तो इस तरीके के जो स्टेप गवर्नमेंट ने अभी लिए हैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करके, जो अभी आज लोकसभा में पास हुआ है, इससे बेहतरी की ओर जाएगा, बेटर कंप्लायंस होगा और स्मूथ फंक्शनिंग होगा। जयंत सर की स्मूथ फंक्शनिंग और मैं कहूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में जब सरकार लगातार कदम उठा रही है, इस अगर हम अमेंडमेंट बिल को देखते हैं जिसका जिक्र हमारे 2 पैनलिस्ट ने किया, बहुत अहम है कि जो मैं कहूँ अदालती लड़ाई या फिर वहाँ पर जो तकनीकी पेच होते थे उससे दूर ले जाएगा, उसमें थोड़ी सी सहूलियत होगी और फोकस आप जो है कर पाएंगे गवर्नेंस का जो डायरेक्टिव्स हैं और जिस तरफ जो कंपनियाँ बढ़ना चाहती हैं प्रोडक्टिविटी को लेकर, वहाँ पर फोकस कर पाएंगी। कविंद्र जी, अभी जो स्थिति है उसके अनुसार 81 ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में जाते हैं जिसमें फाइन या इम्प्रिजनमेंट दोनों की सज़ा हो सकती है। उसमें से 16 को निकाल दिया गया है जो
किसी न किसी समय कंपनियों के द्वारा भूल चूक से हो जाती है, जैसे एनुअल रिटर्न फाइल करने में देर हुई, ना किया, इस तरह की और बातें हैं। तो इनको अब निकाल लिया गया है कि कोर्ट में ये नहीं जाएंगे। कोर्ट में जाने पर एक तो कोर्ट का बोझ बढ़ता है, दूसरा कि समय बहुत लगता है और वो पेंडिंग रहता है, तो कंपनी के गवर्नेंस पर भी बात उठती है, उसके शेयर वैल्यू पर भी बात उठती है। तो ये तो सरलीकरण की बात है और इससे मेरे ख्याल में काफ़ी इससे बोझ जो है कंपनियों का वो हल्का होगा, समय की बचत होगी और निपटारा जो मामलों का है वो भी बहुत कम समय में हो पाएगा। तो ये एक पहलू है। दूसरी बात जो दीक्षित जी ने कही है और रोशनी जी ने भी, वो है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में 2% जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं आपके पिछले 3 साल के, उसमें आपको खर्च करना है। उसमें पैसा अक्सर पड़ा रह जाता है और उसका आकलन हुआ है, लेकिन मुझे आंकड़े याद नहीं पड़ रहे हैं, वो बिना खर्च किए हुए बैलेंस शीट में रह जाते हैं। तो अभी जो प्रावधान जो इस बार इन्होंने रखा है बिल में, उसके अनुसार अगर आपने किसी चीज़ में उसको प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं किया है, कमिट नहीं किया है, तो वो आप तुरंत उसको 6 महीने के अंदर आप एक अलग अकाउंट में डाल करके वो जो 3 फंड हैं और शेड्यूल 7 के उसमें डाल देंगे। अगर आपने किसी में कमिट किया है तो वो भी 30 दिन के अंदर फिनेंशियल ईयर ख़त्म होते के साथ आप उसको एक अलग फंड में ही डालेंगे और उसमें आप उस प्रोजेक्ट के को पूर्ण करेंगे। अगर 3 साल में वो नहीं हो पाया तो फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं। और तीसरी बात जो मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जैसे कंपनी का फिनेंशियल ईयर, मान लिया फॉरेन कंपनी है, तो उसमें अगर कोई मान लिया कोई अप्रैल से मार्च तक का नहीं, अब जनवरी से दिसंबर तक का रखता है, वो भी एनसीएलटी के पास जाता था या इसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर दिया गया है। उसी प्रकार अगर कोई पब्लिक कंपनी है और उसको प्राइवेट बनाना है, वो भी जाता था पहले, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर ही वो हो पाएगा। और जो कंपाउंडिंग की बात है, उसकी सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। इसीलिए काफ़ी मामलों का निपटारा रीजनल लेवल पर या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के स्तर पर ही हो पाएगा। यतीश, कई सारे पहलुओं की हम बात जब कर रहे हैं, मैं आपका नज़रिया भी समझना चाहूँगा, जो अमेंडमेंट है उसमें क्या सबसे अहम दिखता है आपको, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर कंपनियों के नज़रिए से, और साथ ही साथ CSR की बात जब हम कर रहे हैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले जो और कई सारे अमेंडमेंट हैं, 2 पॉइंट में थोड़ा सा और चाहूँगा। बेनिफिशियरी ओनरशिप को लेकर भी कुछ बदलाव की बात उसमें कही गई है, ये पहले क्या था और भी क्या बदलता है, और डिस्काउंट शेयर ये क्या है और किस तरीके से इसमें बदलाव इस अमेंडमेंट के जरिए होगा। बेनिफिशियल ओनरशिप पे क्लैरिफिकेशन दिए है कि जहां पे डिस्क्लोजर नहीं किया गया है इंटरेस्ट का, उसको कैसे डील किया जाएगा। मतलब उस पर पाबंदी थी पहले की वो 1 साल के अंदर वो रिस्ट्रिक्शन रिलैक्स हो सकते हैं, और ये एप्लीकेशन किस तरह से की जाएगी, ये इसमें प्रावधान है। दूसरा आपने पूछा कि डिस्काउंट शेयरिंग, शेयर आपका मेरे ख्याल से डिस्काउंट शेयर को जारी करना है, ये था कि इसमें मूल चीज क्या है। कई तो इसमें देखिए प्रोसेस और प्रोसीजरल चेंजेस हैं, उनको इस तरह से देखना चाहिए कि वो कंपनी और रेगुलेटर के बीच में बिजनेस को ईज करने में हेल्प करेंगे। बट मुद्दे आप जानते हैं कि जिस तरह से हल होते हैं उसी तरह से बढ़ते भी हैं। बढ़ते इस तरह से हैं कि आपने देखा पिछले 3 या 6 महीने में जो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एक इश्यू बहुत बड़ा खड़ा हो गया है, इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। इसको प्रॉपर्ली एड्रेस ना कंपनीज एक्ट में किया गया है और ना ही अभी किसी अमेंडमेंट में किया गया, लेकिन ये एक इश्यू बन रहा है जिससे प्रमोटर फ्रॉडुलेंटली कंपनीज में, खासतौर से लिस्टेड कंपनीज में पैसा निकाल रहे हैं। हमने देखा ये रियल एस्टेट कंपनीज में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मार की और कहा कि ये पैसा होम इन्वेस्टर्स का रीट किया गया है प्रमोटर ओन्ड कंपनीज में।
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज नहीं होती बोर्ड लेवल पे और ना ही ये डिस्क्लोज होती हैं शेयर होल्डर लेवल पे, और इनकी क्लियरेंस एक ऑडिट कमेटी लेवल पे कर दी जाती है क्योंकि इन ट्रांजैक्शन की लिमिट 10% ऑफ रेवेन्यू होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है जिससे फ्रॉड बढ़ रहा है कंपनीज के अंदर। दूसरा एक अहम मुद्दा है जो बाकी प्रवक्ताओं ने भी कहा, देखिए 17% CSR फंड्स अनयूटिलाइज्ड रहे हैं और इनके अनयूटिलाइजेशन का कोई कारण नहीं है क्योंकि, और ये लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं जिसमें 17% फंड अनयूटिलाइज हैं, और क्योंकि ये डिस्क्लोज होते हैं सेबी पे, लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज पे ये फंड और भी ज्यादा हैं। इसको यूटिलाइज करने के लिए इसमें अमेंडमेंट ये किया कि 3 साल तक अगर ये फंड अनयूटिलाइज रहे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के जैसे बताया भी गया प्राइम मिनिस्टर्स के फंड के पास या और किसी फंड्स के पास जिसमें ये यूटिलाइज हो सके। तो मेरे हिसाब से कविंद्र जी जो एक मुद्दा अभी रह गया है और जिसको MCA को भी और मंत्रालय को भी एड्रेस करना है वो है ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस से फ्रॉड को कैसे बचाया जाए और उसके लिए क्या प्रावधान किए जाए, क्या अमेंडमेंट्स लाए जाए, ये बहुत जरूरी हो गया है। जैन साहब, ये बहुत अहम मसला है इसको, क्योंकि कई बार हमने देखा और जो हाल के मसले बिल्डर्स ग्रुप या कई और दूसरी कंपनियों का है वहां पर भी ये एक रोग दिखा है। जी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात जो कही यतीश जी ने, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। जिस वक्त ये जुलाई 2018 में कमेटी बनी थी, उस समय इतनी बड़ी समस्या के रूप में ये सामने नहीं आई थी, इसलिए इस पर कमेटी ने विचार शायद नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नई समस्याएं आएंगी, लोगों के जिस प्रकार से उन्होंने कंपनियों का दुरुपयोग किया है, डिस्क्लोजर नहीं किया है, बोर्ड में नहीं लाया है मामलों को, तो उसके लिए और भी संशोधन लाने पड़ेंगे। एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में भी लाने पड़ेंगे, और दूसरी जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या और तरह से जो कॉरपोरेट फ्रॉड जो किए जाते हैं जिससे शेयर होल्डर्स अल्टीमेटली वो उनको नुकसान होता है, उसको रोकने के लिए तो ये एक इवॉल्विंग एक सिनारियो है, इसमें कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं है। ये एक कदम है, चूँकि जैसा आपने कहा अध्यादेश में 29 अमेंडमेंट की बात थी और 2 नए सेक्शन इंसर्ट करने की बात थी। इसमें और 12 सेक्शंस में अमेंडमेंट की बात हुई है, कुल 43 संशोधन की बात हुई है इस संशोधन विधेयक में। तो अगर आप इसे फिर 6 महीने के बाद करते हैं तो उसमें हो सकता है कि और नई बात आ जाए और भी संशोधन की ज़रूरत पड़ सकती है। रोशनी, इसमें क्योंकि क्रिमिनल जो मामले थे, मैं कहूँ कि अपराधों को उसका एक जो मैं कहूँ कि वर्गीकरण जो होता है उसको काफ़ी बदलाव किया गया, कई सारे उसमें चेंजेस किए गए हैं। वो क्या कुछ और पहले जो था उसमें क्या दिक्कत थी जिसके चलते उसमें बदलाव की मांग हुई थी? क्योंकि मुझे याद है कमेटी की रिपोर्ट से पहले जब डेलीगेशंस मिले थे उन्होंने इसको लेकर ज्ञापन भी दिया था। जी, क्रिमिनल मैटर्स पे तो इस बिल में उनके लिए कुछ डाला नहीं गया है। एक जो प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी के मैटर्स को मिसमैनेज कर रहा है, कोई डायरेक्टर या ऑफिसर इंचार्ज उसको मिसमैनेज कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है या कमर्शियली साउंड प्रिंसिपल्स के हिसाब से कंपनी को नहीं चला रहा है, तो उस पे NCLT वो कंपनीज के ऊपर ऑर्डर्स पास कर सकती थी। अब उन्होंने क्या प्रावधान डाला है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक रेफरेंस कर सकती है कि इस कंपनी में जो वो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी वजह से ये कंपनी ठीक से चल नहीं रही है या उसके अफेयर्स मिसमैनेज हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। तो अगर उनके अगेंस्ट कुछ मिसकॉन्डक्ट या फ्रॉड या ऐसे टाइप का मामला आए तो फिर ऐसा उनके ऊपर एक बार डाला जा सकता है ताकि उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले और वो कोई दूसरी कंपनी में डायरेक्टर ना बन पाए, उनको कोई लॉस ऑफ उनको कोई कॉम्पनसेशन ना मिले। तो ये कुछ चेंजेस लाए गए हैं ताकि डायरेक्टर्स को कंट्रोल के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? एक्चुअली डायरेक्टर्स का कंट्रोल ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट होता है। हमारा कंपनीज एक्ट में क्लियर प्रोविजन है कि हु आर द पर्सन्स हु विल बी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट। तो ऑटोमेटिकली द इंटायर बोर्ड, द कंपनी सेक्रेटरी हु इज ए की मैनेजरल पर्सनल एंड द CFO। सो जैसा रोशनी जी बताया कि उसमें एक डायरेक्टर नहीं, उसमें तो इंटायर बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसमें 2 चीज़ें हैं।
एक तो गवर्नेंस, जो लेवल ऑफ गवर्नेंस सब्जेक्टिव होता है, बट ट्रांसपेरेंसी इन सब चीज़ों से गवर्नेंस जो बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। 100 से 77 पे हमारी भारत देश आ गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और ग्रो भी कर रहा है। अब हर 6 महीने में तो अमेंडमेंट नहीं लाए जा सकते हैं, लेकिन अभी जो भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो स्टेप लिए हैं वो इतने रिफॉर्मेटिव हैं कि इनसे ही हमारा बहुत कुछ सरलता आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, और जो अभी जो आईटी ड्रिवन जो सबमिशन ऑफ फॉर्म्स हैं, कंप्लाइंसेज हैं, रिपोर्ट्स हैं बाय द वेरियस प्रोफेशनल्स, उसमें इतनी मतलब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि कोई जो एक दो जो इस तरीके से वो कर देते थे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जैसे बताया, तो वो कुछ कम होंगे। अभी कोई भी गलत चीज़ होने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है, और उस तरफ बिल्कुल क्लैरिटी है। आपकी सेल कंपनी का पहले ही स्टेप में जो सेल कंपनीज का एक साथ में बंद की गई, और उसके बाद में कि जैसे अभी डायरेक्टर 20 से ज़्यादा आप डायरेक्टरशिप 10 प्राइवेट कंपनी में और 10 पब्लिक कंपनी में, आप 20 से ज़्यादा डायरेक्टरशिप रख नहीं सकते हैं। एंड द मोमेंट आप उसमें गए तो आपका प्रोसेस से ही पता चल जाएगा, कंप्यूटर ड्रिवन अभी तो आप सारे फार्म्स अपलोड सिस्टम है, तो सिस्टम है, तो आपकी ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस बढ़ेगा, और उससे ही इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उससे चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, तो वैसे ही अपना फंड बढ़, तो दैट इज़ द बिग स्टेप। और मतलब अभी इतना कुछ इमीडिएटली ऐसा कुछ 6 महीने में कुछ बदलाव करने की भी जरूरत नहीं, इन्हीं स्टेप से बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब हाँ, आज की तारीख में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कंपनी सेक्रेटरी, हमारा इंस्टीट्यूट जो गवर्नेंस प्रोफेशनल है, कंपनी सेक्रेटरी का रोल पहले भी बड़ा था, अब तो गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई किया है कि आपको कोई भी जो कंपनीज एक्ट का वायलेशन हो रहा है या किसी भी कानून का जो उस कंपनी के ऊपर लागू होता है उसका वायलेशन हो रहा है, तो कंपनी सेक्रेटरी इज़ दी विसिल ब्लोअर, ही गाइड्स द चेयरमैन कि आपके यहाँ ये गलत चीज़ हो रही है और इसको इस तरीके से करना है, रिकॉर्ड्स इन द मिनट्स, और इमीडिएटली उस पर स्टेप लिए जाते हैं। तो आज जो गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेहतरी की ओर जा रहे हैं, और बहुत अच्छा ये अमेंडमेंट आया है। जिन साहब, लेकिन अगर मैं, क्योंकि इस सब कुछ जुड़ा हुआ है कंपनियों के, उनके विकास, और जब उनका विकास की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं जिस देश में वो निवेश कर रही हैं उस देश के विकास के साथ में जो विकास दर की जब बात करते हैं, इंटरनेशनल सिनारियो में देखें वहाँ पर जो कंपनीज एक्ट हैं उससे अभी हम कितना आगे या कितना पीछे या कहाँ पर खड़े हुए हैं, और क्या बड़े बदलाव आपको लगता है जहाँ पर और आगे कदम उम्मीद करें हम? इसमें कई मुद्दे हैं। सबसे पहली बात है कि जो शेयर होल्डर्स के प्रति जो दायित्व है कंपनी के प्रोमोटर्स का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो भारत में अक्सर छिप जाता है कई कारणों से। जैसे आप देखेंगे विदेशों में, खास करके पश्चिम के देशों में, हर 3 महीने पर मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स, उसमें अगर कंपनी की मैनेजमेंट सही ढंग से कंपनी को नहीं चला रही है, शेयर होल्डर के वैल्यू में ह्रास होता है, तो वो हटा देते हैं अपने कंपनी के अधिकारियों को। तो इस प्रकार की जो बात है, जो सीधे दायित्व का एक जो जिसके प्रति आप अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के प्रति, उसके लिए एक स्तर, पारदर्शिता का स्तर जो है बढ़ाना पड़ेगा। जो दीक्षित जी ने कहा, जैसे कि अब कंप्यूटराइजेशन के चलते कई बातें आ रही हैं सामने, उजागर हो रही हैं, और ये मॉनिटरिंग भी अब सख्त हो रही है, लेकिन और भी काफ़ी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके यतीश, एक क्लोजिंग रिमार्क चाहूँगा आपका। ये जो अमेंडमेंट है, हालांकि इसे राज्यसभा से अभी मुहर लगनी बाकी है, लेकिन जो दिशा है और जो इम्पैक्ट की बात है उस लिहाज से देखिए कविन जी, दिशा सही है, और इसमें अब जरूरत जो है वो 2 किस्म की जरूरत है। एक है ऑडिटर्स की जागरूक होने की और अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाने की। इसमें हमने देखा है कि कमी आई है पिछले कई सालों से, बल्कि सत्यम के फ्रॉड होने के बाद लगातार इस दायित्व में कमजोरी आई है, और खासतौर से जो 4 बड़े प्रमुख ऑडिटर्स ग्रुप हैं वो अपने दायित्व को पूरी तरह से निभा नहीं पाए हैं। सरकार ने इस अमेंडमेंट में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को इनेबल करने के लिए भी प्रावधान किया है, और मुझे उम्मीद है कि एनएफआरए जब पूरी तरह से अपना काम करना शुरू करेगा तो हो सकता है कि ऑडिटर्स पे एक पैनी नजर रखी जा सकेगी और वो अपना दायित्व पूरी तरह से निभाएंगे।
दूसरा पहलू जो बहुत जरूरी है वो है कि प्रमोटर लेड कंपनीज अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह से निभाती हैं। अभी भी हमारे देश में एक रुख है कि प्रमोटर ये समझते हैं कि ये कंपनी उनकी है, ना कि शेयर होल्डर की। खासतौर से उन कंपनीज में जिसमें उनकी शेयर होल्डिंग 30% या 50% से नीचे है, वो पब्लिक शेयर होल्डर को ओनर नहीं मानते और अब उस हिसाब से डिस्क्लोजर्स या कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नहीं निभाते। ये एक सोच में बदलाव है। इसमें कानून प्रावधान कर सकता है, लेकिन ये सोच बदलनी जरूरी है कि प्रमोटर कंपनी को ओन नहीं करता, ओन उसको शेयर होल्डर करते हैं। जब ये बदलाव आएगा तो हम ऑटोमेटिकली देखेंगे कि हमारे डिस्क्लोजर्स और ट्रांसपेरेंसी उसी तरीके से बढ़ेंगे और बेहतर होंगे और इससे निवेश और आएगा। बिल्कुल यतीश, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए कि असल में जो ये संशोधन किए गए हैं कंपनी विधेयक में, उसमें क्या कुछ बदलाव होगा, उसकी ज़रूरत क्या थी और भविष्य का रास्ता क्या है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।